या एक्टर का ट्रेंड होना, एक्टर का ट्रेंड नहीं होना इस फिल्म नगरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्टर के लिए मुंबई ही जगह है, तो सर्वाइवल के लिए मुंबई आना पड़ा। मैं कहीं लॉन्च नहीं हुआ, किसी ने मुझे लॉन्च नहीं किया है, कोई मेरा गॉडफादर नहीं है बम्बई में। एक्टिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा थॉट बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप एक्टर को बांधो मत, हो सकता है आप उसको छूट दोगे, आप करो अपने हिसाब से। मेरे गांव में एक परंपरा है नाटक की, जो अब इन दिनों नहीं हो लगा, रेगुलर नहीं है वो पिछले 10 सालों से। छठ एक त्यौहार होता है, छठ के दूसरे दिन थिएटर होता है, एक नाटक करते हैं लोग। तो मैं बचपन से देखता था, तो 7वीं 8वीं से मैं भी करने लगा। कोई बच्चे का रोल हो तो मुझे बुला लेते थे। बड़ा एमेच्योर होता है वो प्ले। तो वो करते करते मज़ा आता था। फिर वो करते करते पटना आया, मेरे बाबूजी भेजे पढ़ाई के लिए, वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो पटना में मैं नाटक देखने लगा, कुछ छात्र आंदोलन से जुड़ गया। छात्र आंदोलन से जुड़ा, फिर नुक्कड़ स्ट्रीट प्लेस देखे, नुक्कड़ नाटक देखे, फिर प्रोसेनियम थिएटर देखा। प्रोसेनियम थिएटर में एक प्ले देखा, लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं। बहुत प्रभावित हुआ, मैं रोया वो देख के कि नाटक ऐसा होता है। परफॉर्मेंस ने बड़ा मेरे को ये किया, और फिर मैं लगातार प्ले देखने लगा पटना में। कालिदास रंगालय एक जगह है, भारतीय नृत्य कला मंदिर है। एक गांव की उस शुरुआती पढ़ाई में भी कहीं किसी राजनीति का कोई आपको बीज मिला था क्या? राजनीति तो नहीं कहेंगे, बट मैं शाखा पे जाता था कुछ दिन आरएसएस के। अब वहाँ एज सच राजनीति की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रभाव था दक्षिण पंथ का। मैं स्कूल का इम्तहान दिया और वहाँ सेलेक्ट हो गया एनएसडी में। फिर 2001 से 2004 तक पटना ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग, दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। उसके बाद अगेन पटना वापस, चूँकि रंगमंच की ट्रेनिंग लिया है तो रंगमंच करना चाहिए। 4 महीने रंगमंच करके पटना में ये महसूस हुआ कि हिंदी रंगमंच को हमने उतना विकसित नहीं किया है कि हिंदी रंगमंच का अभिनेता हिंदी रंगमंच करके जी सके, 2 वक्त का बेसिक खाना खा सके। हिंदी रंगमंच में सर्वाइवल मुश्किल है अभिनेता के लिए। तो फिर लगा अब क्या करें, तो मुंबई एक हिंदी एक्टर के लिए मुंबई ही जगह है, तो सर्वाइवल के लिए मुंबई आना पड़ा। किस सन में आप मुंबई आ गए? 2004 16 अक्टूबर को दिल्ली से आया था ट्रेन पकड़ के। एनएसडी गया, वहाँ लोगों से मिल के भैया मुंबई जा रहे हैं, मुंबई चले आए। फिर क्या हुआ? फिर सुबह उतरे 7 बजे मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतरे। उतरते प्लेटफॉर्म को छुआ, सुना था वो सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने भी किया। और उसके बाद जिस दोस्त ने नंबर दिया था, जो दोस्त बोला था तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर पे रहना। और मैं, संयोग की बात है कि मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैं सपत्नीक आया था। डे 1 पति पत्नी, और पीछे सामान वाले बोगी में थोड़े से बर्तन, कुछ पतीले, हांडी वांडी, कुकर, एक बिस्तर, एक चटाई। तो हम उतर के हमने प्लेटफॉर्म को नमस्ते किया और पीछे गए कि भाई सामान हमारा। तो वो लोग बोले इस ट्रेन में तो लोड ही नहीं हो पाया आपका सामान, कल आएगा दूसरी ट्रेन से, तो आप कल आके इंक्वायरी कर लेना। उसके बाद जिस दोस्त का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, जिसके घर जाना था, उसका फ़ोन नॉट रीचेबल। तो मुझे लगा यार ये क्या हुआ, कहीं मुंबई हमें धक्के तो नहीं, सदमे तो नहीं दे रही, आते के दिन ये स्वागत है। फिर मुझे पता था कि वो दोस्त मेरा अंधेरी में रहता है, सब टीवी लेन के पास। तो इतना मालूम था बातचीत में कि अंधेरी रहता हूँ, सब टीवी का लेन है। तो मैंने टैक्सी लिया कि अंधेरी चलना है सब टीवी। बोला हाँ चले। तो मैं अंधेरी सब टीवी तक पहुंचा, और फिर बीच बीच में मोबाइल नहीं थे मेरे पास, तो जहाँ पीसीओ दिखे 1 किलोमीटर पे मैं रुक के 1 मिनट पीसीओ में फ़ोन लगाऊँ, नॉट रीचेबल। चलिए दादा। टैक्सी वाला आगे आते थे, पूछा 2-3 दफ़े होने के बाद कि क्या है, कुछ क्यों आप बार बार पीसीओ पर रुक रहे हैं। मैं बोला मैं जो दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, जिसके घर जाना है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, चलिए अंधेरी में वहीं चल के कर लीजिएगा। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़े, कहीं विले पार्ले के आसपास पहुँचे, 8 बज गए थे। तब तक पीसीओ से लगाया दोस्त का फ़ोन चालू। बोला कहाँ है तू? मैं बोला रास्ते में हूँ। तो अरे मेरा फ़ोन रात ले शूटिंग से आया था, बंद था अभी, तू आ जा ऐसे सब टीवी के पास पहुँच। तो खैर धोखा नहीं मिला, मित्र के घर आए, 2 महीने रहे। फिर धीरे धीरे जानना शुरू किया किसका दफ्तर कहाँ है, कि यहाँ भाई कमर्शियल सिनेमा का है। लोग बोलते थे कि तुम कहाँ, बाबा लेके चले गए थे हम उधर करण जौहर के ऑफिस के पास।
या यशराज के, तो हमारे जो आसपास के जो साथी स्ट्रगलर बोलते थे, अरे पागल समय व्यर्थ क्यों कर रहा है। हमारे एक ही आदमी है राम गोपाल, तो राम गोपाल वर्मा के तो उस वक्त पर राम गोपाल वर्मा एक नया सिनेमा के मठाधीश थे और हर एक्टर को लगता था कि नए एक्टर को मौका यही देता है। जितने आड़े टेढ़े सामान्य चेहरे वाले लोग या अजीबोगरीब चेहरे वाले लोग उन्हीं के यहाँ जाते थे। तो हम भी गए 1-2 दफ़े रामू के यहाँ, दफ्तर के बाहर खड़े हैं, वहाँ पे एक 100 लड़के खड़े हैं, एक से एक दाढ़ी, एक से एक खतरनाक, इधर कट मार्क्स, इधर ये कुछ। तो हम तो उनमें सामान्य ही थे। खैर ये है, एक बंदे ने रेफरेंस दिया था कि आज संडे है, पंकज होगा वहाँ पे। चौकीदार को पूछे आगे कोई पंकज है क्या, तो बोला हाँ जी है। तो मुझे बुलाया गया, बोला क्या है, तो एक रोल करना है। मैं बोला कब करना है, तो अभी करना है। बोला अभी मतलब, तो अभी प्रगति मैदान में शूटिंग चालू है, रुकी हुई है, कोई एक्टर नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला अच्छा, हाँ। बोला चल, मैं बोला लेकिन क्या है, नहीं है आप ऑडिशन। बोला कुछ नहीं लेंगे, आप मुंह धो चलो। मैं पूछा पैसे मिलेंगे क्या, बोला यस मिलेंगे। तो मैं पैसे का नाम सुनते मैंने फटाफट पानी चेहरे पे फेंका, गमछी घुमाए और चले गए। और पहुंचते मुझे कुछ मालूम नहीं, कैमरा लगभग पहली ही बार देख रहा हूँ, कैमरे का अनुभव नहीं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये डायलॉग याद कर लो, अपने पढ़ ली, याद कर ली, फटाफट हो गया। तो मुझे मालूम था नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे रहा हूँ। तो उस रोल का प्रोसेस कुछ था ही नहीं। 4 में पहुँचे और फिर कितने साल आप इसी तरह ठीक ठाक कास्टिंग के अभाव में ज़िंदगी गुजारते रहे? काफ़ी सालों तक, 2004 से लेके अमूमन समझ लीजिए 2010-11 तक। क्या करते रहे तब इतने? जो कुछ भी मिल जाता था। 6-7 साल। जैसे एक विज्ञापन किया था टाटा टी का, नमस्कार मैं आपका वोट मांगने आया हूँ, वैसे नमस्कार मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। नमस्कार। अरे सर को नमस्कार करो। मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। आइए ना सर, बैठिए। डायरेक्टर ने बोला अरे नहीं वोट मांगने आया है, आप तो छीन रहे हो। मैं बोला यही तो मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, ये ऐसा नेता है। बोल रहा है नमस्ते मैं आपका वोट मांगने आया हूँ, नहीं दोगे तो छीन भी लूँगा। काफ़ी सालों तक मैं एड्स करता था, टीवी सीरियल कर लिए कुछ एपिसोड के लिए, 20-25 एपिसोड। कॉर्पोरेट फिल्में बनती हैं जो कहीं दिखती नहीं है बाज़ार में, वो कर लेता था। नाटक भी किया बीच में। घर चलाने के लिए पत्नी एक स्कूल में पढ़ाती थी गोरेगांव में, तो चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। हम कहीं ना कहीं से अपना जीविका उपार्जन कर पा रहे थे। 2010-11 के बाद, खासकर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद, लोगों को शायद मेरी क्षमता की पहचान हुई। टीवी शो मिला मुझे फिलहाल, वो करने लगा था। उसी दरमियान गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए ऑडिशन का कॉल आया। पहले मैंने अटेम्प्ट, मुझे पता चला अनुराग कश्यप बना रहे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया उनके असिस्टेंट को कि यार मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ। बोले कोई रोल बचे नहीं है, कास्टिंग हो चुकी है। फिर थोड़े दिन बाद मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर जो थे, उसका कॉल आया कि भाई एक रोल है, तुम आओ ऑडिशन देने। तो मैं गया कि ठीक है आता हूँ। अनुराग को पसंद नहीं आया था मेरा ऑडिशन गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो लेकिन मुकेश छाबड़ा आड़ा हुआ था। तो अनुराग बड़े इस मामले में वो हैं, बड़ा ऑर्गेनिक किस्म के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने सारे असिस्टेंट जो भी थे, नीरज भी थे उसमें, मसान के डायरेक्टर, बोला सब आओ बैठो ऑडिशन देखो तुम लोग, और तुम लोग बताओ कैसा है। तो बाकी लोगों ने, मुकेश छाबड़ा और 5-6 असिस्टेंट को बिठा के देखा गया ऑडिशन। सब ने बोला नहीं सर अच्छा, हमें तो अच्छा लग रहा है। तो बोले मैं जनमत के साथ जाऊँगा, तुम लोग को अच्छा लग रहा है, करो इसको सुल्तान। फ्राइडे को 22 जून को रात में 1 बजे अनुराग ने 1.5 साल बाद मुझे कॉल किया। मिले भी नहीं थे हम लोग, शूटिंग से लेकर और रिलीज तक। वो 1.5 साल में मिलना भी नहीं, कभी ना मिलना, ना बात, कुछ नहीं। रात को 1 बजे उन्होंने कॉल किया कि सर कहाँ हो आप? मैं बोला घर पे हूँ, आ जाओ गले लगाना है आपको। तो मैं बोला क्यों? तो आपको पता नहीं आपने क्या किया वासेपुर में, या वासेपुर के लिए? थैंक यू सो मच, ट्रस्ट किया मुझ पर। मैं बोला अरे कैसी बात कर रहे हो सर, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैं तो कुछ नहीं था और कुछ नहीं हुई इवन आज भी सर। तो मैं ना थोड़ा भावुक हो गया अनुराग की बातें सुन के। और मैं इवन मुझे भी ना लोगों से रिस्पांस मिलने लगे थे, दिल्ली में कुछ पत्रकार दोस्त हैं या और भी जहां के लोग जिनके संपर्क में था। मुझे श्रीधर राघवन का एक बड़ा अच्छा सा मैसेज आ गया था। तो आपने अपनी पत्नी को बताया? हाँ बताया, कि मेरे काम की इतनी तारीफ हुई है? बताया। क्या रिएक्शन था? कितनी किसेस दी पत्नी ने? काफी खुश थे वो। अच्छा था। कितनी देर तक रोए आप? सर क्या बताऊं, असल में क्या है ना सर, मैं अंदर से ना स्त्री हूं, मैं ना औरत हूं अंदर से।
ऐसे नॉनसेंस जैसी बातों पे मुझे रोना आ जाता है। मेरी पत्नी बोलती है कि तुम ना स्त्री हो और वो पुरुष है मेरे घर में। तो वो बहुत हिम्मत वाली और जज्बे वाली औरत है। आप ये बता रहे थे, मुझे मसान का खीर वाला प्रसंग याद आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, काशी रेलवे स्टेशन पे किए थे वो। बहुत बढ़िया, वो डायरेक्टर भी बहुत बढ़िया है, नीरज, अविनाश वरुण डीओपी, टीम बहुत अच्छी थी। और मैंने खुद ही वो रोल सिलेक्ट किया था कि मैं यही कर लूँगा। छोटा सा पार्ट था, मुझे बहुत पसंद था। इनफैक्ट उसमें एक सीन था जो डिलीट हो गया फिल्म में, तो मैं दुखी भी हुआ था। क्या सीन था? साध्या जी का अंत था कि अंत में ना साध्या जी वो ट्रेन में जा रहे हैं और देवी फ़ोन करती है कि मैं आ गई हूँ इलाहाबाद, आपके कहने पे कि जो मन में हो कर देना चाहिए, मैं जा रही हूँ। तो ये बोल, आप कहाँ? बोलते मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ। बोले कहाँ? बोला मैं तो भारत भ्रमण पर निकला हूँ। तो कहाँ जाएंगे? बोला पता नहीं, जहाँ पहली स्टेशन पे अच्छी चाय मिल जाएगी वहीं उतर जाऊँगा, पहला पड़ाव वहीं होगा। तो वो साध्या जी अंत में ट्रेन में एक सफ़र पे हैं, कहाँ जा रहे हैं बोले मुझे भी नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। कभी आपका जी करता है ऐसे ही निकल जाएं? बहुत बहुत जी करता है कि ऐसे ही निकल जाएं। और शहरों से ज़्यादा मुझे छोटे जगह जहाँ कम लोग हों वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बहुत मन करता है कि मैं रात को एक ऐसी जगह रहूं जहाँ पे बहुत सारे तारे हों, बिजली बल्ब ना हो, रोशनी आसपास कम हो। बिल्कुल उम्मीद थी कि फिल्म भी उतनी अच्छी, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी, तो फिल्म अच्छी बनेगी और लोग पसंद करेंगे, इसका भी अनुमान था। बट ये ऑस्कर का अनुमान नहीं था कि ऑस्कर में चली जाएगी, ये नहीं था। बट फिल्म पसंद की जाएगी ये अनुमान था। फिर आनंद जी आ गए, रोज़ जुड़ गया, तो फिल्म थोड़ी बड़ी हो गई। हाँ, तो इतनी बड़ी हो जाएगी ये अनुमान नहीं था। बट फिल्म जो भी व्यूअर्स देखेंगे पसंद करेंगे, ये तो पता था। हाँ, मुझे आज थोड़े लाइटर रोल हो तो ज्यादा आनंद आता है करने में भी। इनफैक्ट मैं न्यूटन में भी बहुत मजे ले रहा था, न्यूटन का। फनी तो ह्यूमर तो उसी में, आपके लाइफ में तो ह्यूमर है फिल्म में। वो आंक रहा है, जब न्यूटन से पहली बार मिलता है और बोलता नहीं जाना तो पड़ेगा, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसको, और देख ही नहीं रहा हूँ, मैं आंक रहा हूँ। अच्छी क्या चीज है यार, ये कैसे इससे दिन भर मैं सुन रहा हूँ, आज पूरा दिन इसके साथ होना है, तो मजा आता है बहुत। जितनी एक्सटर्नल प्रोसेस है एक्टिंग, उतनी ही इंटरनल प्रोसेस है। तो हम एक्टर भी बहुत आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं अपने काम को। बट हमें अवेयर रहना बड़ा जरूरी है कि मतलब ऐसा आत्ममुग्ध ना हो जाए, खुद ही एंजॉय करने लगे, पब्लिक करे या ना करे, हम तो अपने में ही हैं। आपका काम है हमें सही दिशा दिखाना, तो फिर आपने गाय टोंडे को बचाया क्यों? वो तो डॉन है, और आपके मतलब जो भी है वो कैसे बने? आप उनके तीसरे बाप बन गए जी। ये सब कैसे हो गया? बाप को थोड़ी पता होता है वो बाप बन जाएगा, तो बाद में ही पता चलता है। खैर, अच्छा सवाल था, और आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। अगर कोई बच्चा नालायक हो तो क्या उसके माँ बाप उसे त्याग देंगे, उसे मार देंगे? नहीं ना। मेरा काम तो सही रास्ता दिखाना है। किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, वो मेरे हाथ में नहीं है। जिस तरह मैं गाय तोंडे का तीसरा बाप हूं, हो सकता है किसी और का चौथा हो, किसी का पांचवा हो, या किसी का दूसरा भी हो सकता हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस महाभारत में मेरे जैसे इंसान का क्या काम। मुझे ना तो हिंसा का शौक है, नहीं दौलत का मोह। तो आखिर मेरा मकसद क्या है? ड्राइविंग फोर्स, उसी को मकसद कहते हैं ना। तो आखिर मेरा मकसद क्या है? अगर आपके परफॉर्मेंस के नुएंसेस नहीं होते तो इट कुड हैव बीन वेरी सिमिलर टू द कैरेक्टर दैट यू प्लेड इन गुड़गांव फॉर एग्जांपल। टेल मी अबाउट व्हाट फॉर यू, आपको क्या लगा कि मैं किस तरह इसको गुड़गांव के उस कैरेक्टर से सेपरेट कर पाऊंगा? क्या ये, ऑफ कोर्स द वर्ल्ड्स आर वेरी डिफरेंट, क्या चीज वही था। ये मुझे भी जब कहानी सुना था तो मुझे ये डर था कि यार ये बहुत समहाउ सिमिलर है गुड़गांव वाले से, तो कैसे इसको अलग करूं कि वैसा ना लगे। बाकी इसके प्लॉट में प्रीमाइस ऑफ कोर्स आपने जो बताया कि है वो अलग है उससे,
तो मुझे लगा कि इसमें एक जो नॉर्थ का ट्रेट होता है ना कि एक इनहेरेंट ह्यूमर होता है जी। बहुत सीरियसली, तो मुझे लगा गुड़गांव में वो नहीं था तो मुझे लगा उसको थोड़ा वैसा बनाते हैं, गुड़गांव से मोर लाइव बनाते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा जीवंत है। गुड़गांव वाला मोर इंटरनल था, राइट। ये उतने इंटरनल नहीं है, वोकल भी हैं, बोलते भी हैं ये, तो वही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो थोड़ा सा अलग करती हैं दोनों परफॉर्मेंस को। तो यही था, हम घोड़ा होता है ना, जब घोड़े को लगाम छोड़ दिया जाता है ना तो उस घोड़े को लगाम का एहसास होने लगता है, राइट, कि मुझे कितना करना है। तो अगर आप क्रिएटिव हैं और जेन्युइन हैं कि सनसनी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यानी सेक्स सीन डाल दो थोड़ा लोग शॉक हो जाएंगे, तो वही है कि लगाम हट जाता है तो भी एहसास तो होता है लगाम का कि हमें करना क्या है या क्यों करना है ये। जैसे मैं जब भी मुझे मौका मिलता है या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में या फिल्मों में कि जहाँ मैं गाली दे सकता हूँ, मुझे लगता है 10 बार कि क्या ज़रूरी है क्या देना, इसके बगैर भी ये बात उतनी ही अगर पहुँच रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है देने का। मुझे तो बहुत कम मौके मिलते हैं तो खुश हो मुझे अक्सर मिलते हैं, हर किरदार मेरे लिए उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि दे दो, मुझे लगता नहीं ज़रूरी है क्या देना, सनसनी के लिए नहीं देना है कुछ। वैसी बाप मिलना थोड़ा मुश्किल है और मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तान का पिता जो है इतना ही प्रोग्रेसिव हो अपने बच्चों के लिए, खासकर बच्चियों के लिए, क्योंकि हम एक पैट्रियार्की समाज में जीते हैं। राइट। तो मैं को पढ़ते के साथ मुझे कहानी बेहद अच्छी लगी और मुझे लगा अच्छी के संग संग ये जरूरी स्टोरी है जो कही जानी चाहिए। गुंजन जी की जर्नी, गुंजन सक्सेना की जर्नी की, मतलब 90s में जब एयरफोर्स पुरुषों का काम माना जाता था, आर्म फोर्सेज या एयरफोर्स, वहां पे एक लड़की का आना और उस बैकड्रॉप से आना जी, तो मुझे लगा कि बहुत जरूरी कहानी है, ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उतनी ही खूबसूरती प्यार से शरण ने और निखिल ने लिखी थी स्क्रिप्ट जी। I always think कि you played a Don so often, you know, गुड़गांव से लेकर मिर्जापुर तक आपने इतने डॉन प्ले किए हैं, and yet you find a way to make it new. You know, सत्तू भैया में कुछ अलग चीज है, there is something interesting going on with him. He's very charming when he wants to be. तो ये how do you do this? एक पुरानी चीज को नया बनाना। ये जब कास्टिंग हो रही थी, दादा मिले तो बोले कि यार कोई नया नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने बहुत किया है बट इसको नया बनाएंगे। सो वो नया बनाएंगे में ही मैं बोला कि हाँ बिल्कुल डन करते हैं। तो मेरे लिस्ट में थे कि मुझे इनके साथ काम करना है, बड़ी चाहत थी। सो दादा ने नया बनाया है, मैंने कुछ खास किया नहीं है और मुझे वो तरीका बहुत पसंद है जो दादा का है कि पूरा मैप होते हुए भी एक्टर को सिर्फ 100 मीटर देते हैं कि यहाँ से वहां तक जाना है, बस उनके पास मैप होता है इंटायर जर्नी का, बाकी एज इट इज होता गया, जैसा वो बोलते थे मैं करके आ जाता था। मुझे एक सीन याद है कि हॉस्पिटल के अंदर एक दिन शूट होने के बाद मैं पूछा कि एक को एक्टर मेरा एक जानने वाला लड़का था, बोला ये कौन है, ये क्या कर रहा है, तो मुझे दादा ने बताया कि वो कौन है, मैंने कोई क्राइम किया उसके बदले वो आया है, मुझे मालूम ही नहीं। मीडिया में बहुत चर्चा चल रही थी, जब आपका टारगेट ऑडियंस ही थोड़ा निकल जाता है, व्हाट डू यू हैव टू से, लाइक इज इट रीचिंग द राइट पीपल एंड द पीपल यू वांटेड टू रीच आउट टू? वो हमारे हाथ में नहीं है सेंसर के। यस ऑफ कोर्स, जो ग्रोइंग एज के 12+ के बच्चे हैं, ये उनके लिए आवश्यक फिल्म थी, पर चूंकि वो सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम एक अभिनेता के हाथों में तो होता नहीं है, उसकी एक ऑलरेडी संस्था है। हमारी चाहत तो थी कि जिस एज को इस कहानी की इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, पर अब ठीक है, जैसा है वैसा ही उचित है। हो सकता है पेरेंट्स, बाकी लोग देखेंगे तो वो पास ऑन करेंगे ये इस फिल्म का मैसेज, क्योंकि कोई प्रभावित होगा, अगर परिवार का 2 व्यक्ति भी प्रभावित होता है किसी भी थॉट से, तो वो स्वाभाविक है, चाहता है इम्प्लीमेंट हो लाइफ में हमारे घर के। What's the prep that goes Not in general? Spontaneous बोल के कुछ नहीं होता है, वो तैयारी करके और ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि स्पॉन्टेनियस लगता है हाँ सामने वाले को, वरना वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत छोटी माइनर होती है। वो मेरा प्रोसेस है, वो कई बार क्योंकि बीच में ना मेथड एक्टिंग के नाम पे बहुत सारे बातें करते हैं लोग। आज इंटरनेट के दौर में कोई भी आके कुछ भी ज्ञान दे देता है। नेता का किरदार निभा रहे हैं who is loved by all, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है जो कहते हैं कि एक सर्टेन सेक्शन के नेता रहे हैं। तो जब आपके पास एक किरदार आया निभाने के लिए, तब आपका पहला रिएक्शन क्या था जब सबसे पहली बार आपको अप्रोच किया गया? मुझे लगा मैं क्या जस्टिस कर पाऊंगा अटल जी के किरदार से। मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि भाई आप अगर इमिटेशन और मिमिक्री
कि कल्पना कर रहे होंगे तो मुझसे होगी नहीं, क्योंकि मुझे आती नहीं है मिमिक्री करना, इमिटेट करना। मुझे बहुत समय लगेगा इनके व्यक्तित्व को समझने में, करने में। तो और मैं चुनाव आयोग में, जैसे आपने कहा, तो मैं चुनाव आयोग में नहीं हूँ, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अच्छा। क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म थी, तो मैंने ट्रेलर आने के पहले ही बोल दिया कि मुझे थोड़ा सा मुक्त किया जाए, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्तित्व की फिल्म कर रहा हूँ। तो मुझे चिंता, डर लगा। मैंने अपने 2-3 मित्रों से पूछा जो पत्रकार भी हैं कि यार मुझे ये लोग बोल रहे हैं करने को, मेरे को लग रहा है मैं कैसे न्याय कर पाऊंगा। वो लोग बोले तुम ही न्याय कर पाओगे। मैं बोला है, मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप लोग हो। तो फिर मैं सोच समझ के मुझे लगा करते हैं, एक चुनौती है। अभी भी मैंने फिल्म में इमिटेशन और मिमिक्री बहुत कम की है जी। वो दिख रहा है, वी कैन सी पंकज त्रिपाठी ऑन द तो मैंने प्रयास किया है कि उनका व्यक्तित्व जो है ना वो निकल के आए, वो व्यक्ति कौन थे, वो व्यक्तित्व क्या थी, वो निकल के आए। क्योंकि मूर्त, समझते हो मूर्त? हाँ, मूर्त ये सादगी की मूर्त है। हाँ, मूर्त से ही बनी है कि जो दिखती है, फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म चली जाती है, ओके, विचार नहीं जाती है। विचार चेतना है, चेतना का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो मुझे हमेशा लगता है कि अटल जी के व्यक्तित्व में वो जो चेतना की बात है ना, वो मुझे लाना था। उसका मैंने प्रयास किया है कि बाकी तो एक्सटर्नल चीजें मतलब वो आंगिक अभिनय है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग पूछते हैं अमूमन कितना वक्त लगता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे 42 साल लगते हैं किसी रोल को बनाने में। मेरी उम्र है 42 साल और 2-3 महीने उस स्क्रिप्ट की उम्र। हम जो भी करते हैं बतौर कलाकार, उसमें हमारा पूरी जिंदगी का अनुभव शामिल होता है।